हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गुप्ता या शुभम संभव। और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 9th हिंदी कोर्स ए की एक कमाल की कविता मेघ आए। इस कविता के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने काफी पाठ लिखे हैं। अगर आप 10th स्टैंडर्ड में आएंगे तो 10th स्टैंडर्ड में इनका एक और बहुत ही कमाल का पाठ होगा, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। पर खैर फिलहाल हम इसे साइड में रखते हैं। आपको फिलहाल इनकी जो पोएम है, इनकी कविता है, छोटी कविता है, पर इसमें कंपैरिजंस को बहुत ज्यादा आप देख सकते हैं कि तुलना काफी ज्यादा की गई है। एक तरीके से आप इसको मानवीयकरण कह सकते हैं, जिसको इंग्लिश में हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। मानवीयकरण यानी कि मैं ये नहीं कह सकता निर्जीव, क्योंकि प्रकृति में कुछ भी निर्जीव नहीं होता। हर किसी में प्राण होते हैं, हर चीज जीवित है। अग्नि भी जीवित है, वायु भी जीवित है, जल भी जीवित है, मैं और आप भी जीवित हैं। पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि बेजुबान लोगों को भी जबान दे देना, ये जो है ये मानवीयकरण है। या इसको काफी लोग ऐसा भी कहते हैं कि निर्जीवों का सजीव के रूप में चित्रण करना। जैसे कि उदाहरण के तौर पे जब आप इस कविता को पढ़ेंगे तो मेघों को निर्जीव माना जाता है, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। ऐसा भी माना जाता है कि वो कुछ महसूस भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक चीज है। तो मेघ जो निर्जीव है उनका सजीवों के रूप में चित्रण करना, बिजली का सजीवों के रूप में चित्रण करना, तो सभी चीजों को सजीवों की तरह यानी कि जीवित वस्तुओं की तरह, या आप ऐसा कह सकते हैं कि बेजुबानों को भी जुबान दे देना, ये जो है इसे मानवीयकरण कहा जाता है। ठीक है, या निर्जीवों का सजीव तरीके से इस कविता में चित्रण किया गया है। पहले आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझाना होगा। ठीक है, देखिए मेघ आए ये जो कविता है ना, ये ऐसी है, इसकी सेटिंग कैसी है? इसकी सेटिंग ऐसी है कि गांव की एक लड़की है। ठीक है, उस लड़की की शादी शहर में हुई है, शहर के किसी लड़के से। अब शादी हुई थी तो लड़की जो है अब अपने मायके रह रही है। ठीक है, मतलब शादी हो चुकी है। अब आप पूछेंगे सर शादी के बाद तो लड़की को पति के घर रहना चाहिए। लड़की पति के घर ही रह रही थी, कुछ समय के लिए वो मायके आई थी। ठीक है, अब हुआ ये कि कायदे से पति को वापस आना था, अपनी पत्नी को वापस अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए, शहर में ले जाने के लिए। अब होता ये है कहानी में कि पत्नी जो है अपने पति की बाट जो रही है, राह देख रही है, वो वेट कर रही है। पति शहर में कुछ काम में फंस गया होगा, उसने बताया होगा पत्नी को कि मैं आऊंगा लेने के लिए, थोड़ा टाइम तुम रुक जाओ। और पत्नी भी अपने घर में ही रुकी है। तो उसे अराउंड 1 साल हो गया होता है आए हुए, या काफी टाइम हो गया होता है, क्योंकि बारिश जो है वो साल में एक ही बार होती है। पॉइंट क्या है यहाँ पे सर? बच्चों पॉइंट यहाँ पे ये है कि पत्नी जो है वो अपने घर में रुकी होती है, अपने गांव में अपने माता पिता के साथ। पति शहर में कमा रहा होता है। पति कुछ समय बाद अपनी पत्नी को लेने आता है। जब पति को आने में करीब आप कह सकते हैं साल भर या 8-9 महीने हो चुके होते हैं। तो अब जब पति शहरी बाबू अब एक गांव में अपनी पत्नी को, जो कि उस गांव की लड़की है, उसे लेने आता है, तो जो वातावरण है उसको इस तरीके से दिखाया गया है मानो कि गांव में बादल आ रहे हैं, कि जैसे कि गर्मी से सब बेहाल है और एकदम से बादल आते हैं। तो बादल जब आते हैं तो प्रकृति में क्या क्या चेंजेस होते हैं उसको रिलेट किया गया है इस चीज के साथ, कि जब एक शहरी बाबू अपनी पत्नी को लेने के लिए गांव आता है तो गांव में क्या क्या चेंजेस होते हैं। ये जो है ये इस पूरी पोएम में आपको बताया गया है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। 3 से 4 स्टैंजास की पोएम है, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है, समझ जाओगे, कॉन्टेक्स्ट समझ जाओ। शहर से लड़का गांव में अपनी पत्नी को, शादी हो चुकी पत्नी को वापस ले जाने आया है। और गांव वाले, क्योंकि गांव ये देखिए थोड़ी पुराने भारत की कहानी है। पहले जमाने में ऐसा होता था कि गांव के लोग गांव में ही रहते थे, उनको शहर के बारे में कुछ पता नहीं था। थोड़ा बहुत उनको सुनने में आता था कि शहर में ये है, शहर में वो है, शहर में मोटर गाड़ियां होती है, शहर के लोग बड़ा सज धज के रहते हैं, पर उनको अंदाजा नहीं था। तो वो हमेशा जिज्ञासु रहते थे कि गांव का जीवन कैसा है, गांव में लोग कैसे रहते हैं। तो इस तरह की जिज्ञासा उनके अंदर थी। एनीवेज पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है बच्चों कि अब कैसा होता है जब शहर का एक शहरी बाबू अपनी बीवी को लेने आता है। ये इमेज जो है ऐसे तो मेरी हर वीडियो में रहती है, ये एक गुरु के वास्तविक भूमिका को दिखाती है। तो गुरु का जो धर्म होता है वो यही है कि अंधकार से वो प्रकाश की ओर लेके जाए। तो यही जो है ये आपको मेरे काफी वीडियोस में दिख जाएगा। इसका यही मतलब है, इसका चैप्टर से कोई खास कनेक्शन नहीं है। ये सिर्फ मुझे एज ए शिक्षक अपने कर्तव्यों को स्मरण कराता है, याद दिलाता रहता है कि सिर्फ किताबी ज्ञान देने के लिए नहीं है, कोर वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सीखा क्या जा सकता है पाठ से। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को आप देख सकते हैं, इनको आप 10th में भी देखेंगे। खाली नाम याद रख लो क्योंकि कविता है। अगर
ये कोई पाठ होता तो मैं नाम याद रखने की भी दरख्वास्त नहीं करता, पर कविता है तो कई बार रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिनेरियोज में ही सही कई बार कविता की कुछ पंक्तियां दे दी जाती है एग्जाम में, और मल्टीपल चॉइस ही होगा, उसमें भी ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि इस कविता के कवि कौन है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसकी इनका नाम आप याद रखिएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये सक्सेना जी। अब चलिए पाठ प्रवेश, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सेटिंग क्या है स्टोरी की, कि गांव में एक लड़का है जो अपनी पत्नी को लेने आया है। उसकी तुलना इस तरीके से की गई है, जब बहुत गर्मी के बाद पहली बार बारिश के आसार नजर आने लगते हैं, बादल आते हैं, तो प्रकृति में बारिश के मौसम में क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसको जोड़ा गया है, जब गांव में एक लड़का अपनी बीवी से मिलने आता है, मतलब मिलने नहीं, उसे अपने साथ वापस ले जाने आता है शहर में, क्योंकि लड़की की शादी लड़के के साथ हुई है और लड़का शहर में ही रहता है। ये पूरी की पूरी कविता है। हम पहले इसको स्टैंजास में डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। पूरी कविता छोड़ दो, डायरेक्ट स्टैंजास पे आते हैं। पहला स्टैंजा देखते हैं, यानी कि पहली दो पंक्तियां देखते हैं पहले स्टैंजा की। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के, इस वक्त हम यहाँ पे, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। कि मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। मेघ जो है बड़े बन-ठन के संवर के आए हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले प्रकृति के दृष्टिकोण से समझते हैं। प्रकृति का दृष्टिकोण ये कहता है कि काफी धूप हुई है, गर्मी का मौसम है, और अब बारिश के आसार पहली बार नजर आ रहे हैं, बादल आए हैं पहली बार। तो बादल ये जो आए हैं ये आम बादल नहीं है, ये बादल बारिश के मौसम के बादल है, यानी कि ये बारिश करने आए हैं। जिन बादलों में पानी है या जो बादल बरसने वाले बादल हैं, उनका कलर आप देखोगे थोड़ा सा अलग होता है। जैसे आप अभी भी अपनी विंडो के बाहर, अभी तो फिलहाल माफ कीजिए, अभी तो फिलहाल बारिश का मौसम चल रहा है, पर आप ये वीडियो कभी भी देखें कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी अपनी खिड़की के बाहर निकल के देखते हैं और बारिश नहीं है, ठीक है, या बारिश का मौसम नहीं है, तो बादल लाइट ब्लू कलर के या व्हाइट कलर के, व्हाइटिश ब्लूइश कलर के दिखते हैं, ठीक है। पर बारिश के बादल, वो मेघ जो बरसने वाले, मेघ यानी कि बादल यानी कि क्लाउड्स, वो मेघ जो बरसने वाले हैं वो हमेशा अलग कलर के दिखते हैं। तो इस कलर को ऐसा समझा गया है कि मतलब मेकअप करके आए हैं, मतलब बादल बहुत सज धज के आते हैं। जैसे जैसे कि जो बरसने वाले बादल है, जब वो पहली बार आते हैं तो उनको देख के लगता है कि काफी सजे धजे हैं। उसी तरीके से ये जो शहर के हमारे हीरो हैं, ऐसे ही थोड़ा ये गांव वाले ही लग रहे हैं, पर ठीक है, ऐसा समझो कि शहर से कोई बंदा जो है वो गांव जा रहा है, तो उसका बोल, मतलब उसके चलने की, उसका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होगा, बॉडी स्ट्रक्चर नहीं, बॉडी स्टाइल उसका चलने का, ठीक है। और उसका कपड़े पहनने का ढंग अलग होगा, चलने बोलने का भी ढंग अलग होगा। तो वो बड़ा सज धज करके आया है, अपनी पत्नी को वापस ले जाने के लिए अपनी पत्नी के घर जा रहा है। तो उस आदमी की तुलना मेघ से की गई है कि मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के, क्योंकि शहर से गांव में आया है, तो गांव वालों को ऐसे ही लगेगा कि वो बहुत सजता धजता है, क्योंकि शहर में लोग सजते धजते हैं, डीओ वगैरह मारते हैं, गांव में कोई इतना नहीं मारता। पाहुन जो, माफ कीजिए, हाँ, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। पाहुन यानी कि मेहमान, या जिसको दामाद कहा गया। अब ध्यान से समझना इसमें, देखो, अगर किसी गांव की किसी लड़की की शादी किसी और शहर में होती है, तो वो जो लड़की है वो एक तरीके से पूरे गांव की बेटी है, यानी कि वो गांव की बेटी कहा जाता है उसको। तो ये जो लड़का आया है ये भी पूरे गांव का ही दामाद है। तो एक तरीके से पाहुन का मतलब होता है मेहमान, या मेहमान आप समझो, या दामाद भी कहते हैं कुछ लोग गांव में पाहुन को। तो पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, कि शहर का दामाद, शहरी दामाद आया है। ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने अपनी लड़की की शादी, गांव की लड़की की शादी दूसरे गांव में ही करा दी होगी। सेम गांव में ऐसे जनरली शादी नहीं कराते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक ही गांव में जो लड़का लड़की होते हैं वो भाई बहन होते हैं, दूसरे गांव में शादी करवाई जा सकती है। पॉइंट क्या है यहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे ये है कि मतलब एक लड़की है जिसकी शादी शहर में हो गई है, तो शहरी दामाद जो है, शहर का लड़का अपनी बीवी को लेने गांव में आया, उसी को कहा गया पाहुन जो आए, मेहमान या दामाद जो आया है गांव में शहर का, क्योंकि लड़का शहर में ही काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे, हाँ, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। कि आगे आगे नाचती गाती बयार चली, कि अब इसको इस तरीके से कहा गया है कि जब बारिश होती है, ये बारिश नहीं होती है, बारिश का माहौल बन रहा है, तो हवाएं चलने लगती है, तो जो जमीन पे धूल होती है वो भी उड़ने लगती है, ठीक है, फटाफट, ठीक है। तो आगे आगे नाचती गाती बयार चली, बयार यानी कि हवा। अब ये पहले प्रकृति का दृष्टिकोण समझते हैं। प्रकृति के दृष्टिकोण से जब बारिश होती है, जब बारिश का मौसम बनता है, तो हवा तेजी से चलने लगती है, तो धूल जो है वो उड़ने लगती है, ठीक है।
दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली। प्रकृति के दृष्टिकोण से ये होता है, हवा तेज चल रही है तो अगर आपने दरवाजों पे और खिड़कियों पे कुंडी नहीं लगाई है तो वो हिलने लगेगी। अब मेहमान के दृष्टिकोण से क्या होता है? मेहमान के दृष्टिकोण से नाचती गाती बयार चली। नाच बयार चली यानी कि हवा चली। आपको एग्जामिनेशन के लिए क्या याद रखना है? आपको एग्जामिनेशन के लिए याद रखना है कि बयार यानी कि हवा, यानी कि बयार यानी कि बच्चों की बात हो रही है यहाँ पे, कि जो गांव के बच्चे हैं उनको तो कोई लाज शर्म नहीं है। मतलब लाज शर्म नहीं है इसका मतलब है कि वो छोटे हैं तो कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी से भी मिल सकते हैं, किसी दूसरे के घर पे भी जाके रह सकते हैं, उनके आंगन में खेल सकते हैं, पर ऐसा बड़े नहीं कर सकते। तो बच्चे जो है वो हर जगह उधम मचाते हुए दौड़ते हैं और वो देख लेते हैं। तो ये जो बच्चे हैं फटाफट दौड़ करके अब अपने गांव के अंदर आते हैं, क्योंकि जो दूल्हा है ये हमारे दूल्हे ये मतलब गांव में अभी एंट्री किए हैं, तो गांव तो काफी बड़ा है ना, तो जिन बच्चों ने इनको देख लिया वो अब दौड़ करके आगे जा रहे हैं और गांव वालों को बता रहे हैं, अरे शहरी दामाद बाबू आए हैं, दामाद बाबू आए हैं, ऐसा आप कह सकते हैं, ऐसा होता होगा। तो ये जो है, तो मतलब सब जगह दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली की। लोग जो है, खुल जाए यार, हाँ, अपनी अपनी खिड़कियां खोल करके, दरवाजे खोल करके झांकने लगे, अरे दिखता कैसे है, शहर से आया है, दिखता कैसे है। तो ये जो है यहाँ पे बात हो रही है। फिर से इसका मीनिंग एक्सप्लेन करता हूँ। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार मतलब क्या? बयार यानी कि हवा, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। बयार यानी कि हवा ही होता है। हवा की तुलना जो है वो किससे की गई है? उन बच्चों से की गई है जो दामाद को देख चुके हैं, शहरी दामाद को, और दौड़ करके अब वो बाकी गांव वालों को सूचना दे रहे हैं कि अरे अरे ये शहरी बाबू आ गए, शहरी बाबू आ गए। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, क्यों? क्योंकि हर कोई जो है दामाद बाबू को, हमारे दामाद बाबू को देखना चाहता है, ठीक है। आगे समझते हैं। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। ये जो दो लाइनें हैं ना, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के, ये आपको ऑलमोस्ट हर स्टैंजा में, हर कुछ पंक्तियों के बाद देखने के लिए मिलेंगे। पर इन लाइनों का एक ही मतलब है कि मेघ जो है वो बन-ठन के आए हैं, क्योंकि शहरी बाबू जो है वो शहर से गांव में आया है, तो शहर के हिसाब से अच्छे कपड़े पहन करके, परफ्यूम वगैरह लगा करके आया है ना। और बारिश के जो बरसने वाले बादल होते हैं उनका कलर भी कुछ अलग होता है, तो वो थोड़े अलग दिखते हैं। तो उन्हीं को उनकी तुलना सजावट से की गई है। मेघ यानी कि अपने, कहाँ गए वो, हाँ, अपने हीरो ये आए हैं, ठीक है। चेहरा याद रखना बस अभी, ठीक है। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, ये तो मैं बता चुका हूँ, यानी कि बच्चे जो हैं वो दौड़ दौड़ करके अब आगे बाकी लोगों को सूचना दे रहे हैं, शहरी बाबू आ गए, दामाद बाबू आ गए। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, ये भी बता दिया। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। पाहुन का मतलब होता है बच्चों, पाहुन यानी कि एक तरीके से जो गांव में जो मेहमान आया है शहर का, ठीक है, उसकी बात हो रही है, जो भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये मैं सब बता चुका हूँ ना। हाँ, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। अब इसी का रिवीजन जो है वापस हम करते हैं, सारे स्टैंडर्ड्स का। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, यानी कि हवा जो है वो आगे आगे तेजी से चल रही है। वो जो हवा है उसकी तुलना उन बच्चों से की जा रही है जो मतलब गांव में सूचना दे रहे हैं कि दामाद बाबू आ गए। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, यानी कि अब हर कोई उनको देखना चाहता है, कि गांव के लोगों ने शहरी लोगों को बहुत कम देखा था, शहर से गांव में काफी कम लोग आते हैं ऐसे भी। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, की जो मतलब शहर का दामाद जो है मानो गांव में आया है, ऐसे लोग खिड़की खोल खोल के देख रहे हैं। मेघ आए बड़े बन के सवर के, कि मेघ बड़े अच्छे से सज धज करके आए हैं। अब इसका पूरा मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कवि ने मेघों की तुलना सज कर आए अतिथि या दामाद, मेहमान या दामाद से की गई है। अब आप ये पढ़ेंगे, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पर जो मैंने बताया उसका यही मतलब है। एक बार फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट स्टैंजा का मतलब, मेघ आए बड़े बन के सवर के, बरसने वाले बादल अलग कलर के होते हैं, वो थोड़ा मेकअप जैसा लग रहा है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि जो बारिश के बादल है, बहुत मेघ जो है, जो बादल है, बड़े बन ठन के संवर के आए हैं। एक्चुअली ये होता है कि मतलब जब गांव में नया नया लड़का आता है, ठीक है, शहर से, तो वो अपना डिम डाम से आया, बीवी से मिलने जा रहा है, तो अच्छे, और नई नई शादी हुई है ना, 10-20 साल हो गए होते थे, चलता है अब तो घर की चावल है घर का चावल है, बार बार वही खाना है। लेकिन अब नई नई शादी हुई है तो वो भी थोड़ा सच धज करके हीरो जैसा बन के आया है, बन ठन के सवर के आया है। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, कि जो गांव के बच्चे हैं वो उसको देख चुके हैं, वो दौड़ करके बाकी लोगों को सूचना दे रही। बयार यानी कि दरअसल
हवा की बात हो रही है, हवा तेजी से बहती है ना, बादलों के आने से पहले हवा गाँव में बहती है, जहाँ पर भी बारिश होने वाली होती है वहाँ पर। दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली-गली, हर कोई देखना चाहता है। बारिश के मौसम में क्या होता है, तेज हवा चलती है तो कुंडी नहीं लगाओगे तो खिड़की दरवाजे खुलने लगेंगे, और इसमें इस केस में मेहमान के केस में अपना ये जो हीरो है, इस हीरो को देखने के लिए सब लोग दरवाजे खिड़कियां खोलने लगे हैं। ठीक है, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, क्यों दरवाजे खिड़की खोल रहे हैं? पाहुन यानी कि मेहमान या दामाद, दामाद ही आप एक ही वर्ड समझो, दामाद जो है, हालांकि पाहुन का मतलब दोनों होता है, पर इस केस में दामाद की बात हो रही है कि दामाद जो है वो आए हैं गांव में, शहर के दामाद आए हैं, बड़े बनठन के, सवर के, नई नई शादी हुई है ना। ये तो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, पेड़ झुक झांकने, माफ कीजिए, पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए। अब यहाँ पे जो पेड़ है उनकी तुलना गांव के लोगों से की गई है। पहले प्रकृति का दृष्टिकोण समझते हैं। प्रकृति के दृष्टिकोण से जब तेज हवाएं चलती है ना, तो पेड़ हिलने लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो झांक करके ऐसे गर्दन उचका करके ऐसे मतलब देख रहे हैं, कि आगे और भी लोग हैं ना देखने के लिए, तो ऐसे देख रहे हैं, या ऐसे झुक करके ऊपर से नीचे देख रहे हैं, या अगर जमीन पर है तो गर्दन उचका करके देख रहे हैं। ठीक है, क्या देख रहे हैं? कि एक झलक मिल जाए शहरी दामाद की, अपने हीरो की, एक बार इसको देख ले। आपको तो आसानी से मिल रहा है झलक, बाकी लोगों को नहीं मिलता होगा। तो पेड़ जो है ऐसे गर्दन उचकाकर, पेड़ यानी कि गांव के आदमी जो है उनको पेड़ कहा गया है। ठीक है, जो गर्दन उचका करके, गर्दन जो है उठा करके या झुका करके देखना चाहते हैं शहरी दामाद को। आंधी चली धूल भागी, सॉरी, आंधी चली धूल भागी, घाघरा उठाए। अब यहाँ पे ये होता है कि जब अब बारिश से पहले आंधी आती है, यानी कि हवाएं तेज चलने लगती है, तो होता ये है कि धूल भी बहुत तेजी से उड़ने लगती है। अब ठीक है, एक तो हमने देखा था नाचती गाती बयार चली, बयार यानी कि हवा, कि जैसे हवा तेजी से बहती है बादलों के आने से पहले, तो वो बच्चे जो हैं वो घर में हर जगह गाँव में दौड़ दौड़ के बात फैला रहे हैं, अरे शहरी बाबू आ गए, दामाद बाबू आ गए, वो सूचना दे रहे हैं। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली एक लड़की की बात की गई, एक युवती की, जो घाघरा उठा करके भाग रही है। अब ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है कि बारिश के मौसम में जब तेज हवाएं चलती हैं तो धूल उड़ने लगती है। तो जो धूल है ना, वो मतलब एक पैटर्न में उड़ती है। आप कभी बारीकी से देखेंगे तो या तो भवंडर बनेगा या एक पैटर्न में उड़ेगी। तो जो पैटर्न है वो कभी को ऐसा लग रहा है मानो किसी लड़की का घाघरा है। वो घाघरा, वैसे ऐसी लड़कियां गांव में नहीं होगी, बट फ्रॉक देख करके आप देखो, नीचे का डिजाइन जो है, ठीक है, ऐसा यू शेप में एक डिजाइन है, घाघरा चोली जो है, ऐसा आप समझ सकते हैं, ये घाघरा चोली है शायद। तो डिजाइन है एक तरीके से, तो जो धूल जिस पैटर्न में उड़ रही है वो डिजाइन की तरह लग रहा है। तो होता ये है कि मतलब आंधी चली धूल भागी, घाघरा उठाए, तो आंधी चली, ठीक है, आंधी यानी कि हवा चली, धूल यानी कि बेसिकली उस बच्ची की, ये छोटी लड़की की बात हो रही है, जो अपना घाघरा उठा करके भाग रही है। घाघरा उठा के क्यों भाग रही है? क्योंकि लड़की को तेज भागना है। ठीक है, यहाँ पे उसके बारे में बात की जा रही है। वो भाग के कहाँ जा रही है? वो शायद उसी घर की बेटी है जिस घर की दूसरी बेटी की शादी हुई है लड़के के साथ, या गांव में किसी और की भी बेटी हो सकती है, तो वो भी भाग करके आगे आगे जाकर के लोगों को सूचना दे रही है कि अपने शहरी बाबू या अपने हीरो जो है आ गए। बाकी चितवन उठा, नदी ठटकी, घूंघट सर के। अब इसका मतलब ध्यान से समझना, ठीक है। बाकी चितवन यानी कि तिरछी नजर करके, ठीक है। जैसे कि ये मोहतरमा जो है, आपको लगेगा देख इस तरफ रही है जहां पे मैं माउस पॉइंट कर रहा हूं, बट इनकी नजर इस तरफ भी है। कि बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूंघट घूंघट सर के। बाकी चितवन उठा यानी कि तिरछी नजर से नदी ठिठकी, कि जो नदी होती है, जो नदी जो सूख चुकी होती है, वो एकदम से ठिठक जाती है। तेज हवा भी चल रही है ना, तो उसमें भी एक हलचल सी हो जाती है, नदी भी खुश हो जाती है। अब नदी क्यों खुश होती है? क्योंकि वो नदी जो काफी सूख चुकी है गर्मी के मौसम में, अब वो खुश है कि अभी बारिश मेघ आ गए हैं, बादल आ गए हैं, बारिश का मौसम आ गया है, तो बारिश होगी, तो मैं जो सूख गई हूं, मैं दोबारा जो है वो भर जाऊंगी। तो उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो अब होता क्या है कि बाकी चितवन उठा, कि नदी जो है वो दरअसल गांव की बहू है, यानी कि वो जो गांव की बहुएं हैं, ठीक है, वो जो जिसको लेने आए हैं, हमारे हीरो अपनी पत्नी को लेने आए हैं ना, तो पत्नी जो है वो खुश हो गई कि मेरा पति जो है मुझको आखिरकार लेने आ गया। उसने अभी तक पति को देखा नहीं है, पर ये बच्चे है ना, बच्चे जो है दौड़ करके आ गए, आगे आगे दौड़ती नाचती बयार चली, हवा जो तेज चली, बच्चे दौड़ के आ गए, प्लस ये अपनी हीरोइन आंधी चली धूल भागी, घाघरा उठाई, ये लड़की भी जो है इसने भी आकर के बता दिया होगा। ठीक है, तो ये अपनी जो लड़की है जिसकी शादी हुई है वो बहुत खुश है।
प्लस गांव के लोग भी तिरछी नजर से अपनी घूंघट थोड़ी थोड़ी सरका के, ये पुराने भारत की कहानी है, तो तब घूंघट प्रथा होती थी, पर्दा प्रथा इसको कहते हैं। हालांकि पर्दा प्रथा बहुत एक्सट्रीम हो गया, पर घूंघट जो है रखा जाता था, सबके सामने नहीं, पर जैसे अगर कोई मेहमान आ गया तो उसके सामने घूंघट रखा जाएगा, या अगर कोई मेहमान नहीं है, जैसे आपसे कोई बहुत बड़े हैं, जैसे कि घर के बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनके सामने, बाकी घर वालों के सामने जो है इतना कंपलसरी नहीं। पर्दा प्रथा में तो ये होता था कि आप हमेशा पर्दा रखोगे, घर के अंदर चाहे बाहर, ठीक है। खाली पर्सनल अगर आप कहीं हो तो फिर आप निकाल सकते हो, नहीं तो नहीं निकाल सकते। बट भारत में पर्दा प्रथा नहीं थी, बाहर से ही आई थी। घूंघट लोग यहाँ पे रखा करते थे बड़ों के सम्मान में, कि जैसे सम्मान में, जैसे पुरुषों के लिए ये परंपरा है कि यदि आप कोई स्त्री जो है, या तो वो विवाहित हो, या तो उसकी शादी हो गई हो, या वो आयु में आपसे बड़ी हो, उम्र में आपसे बड़ी हो, तो आप कभी उसकी नजर में आंख डाल के बात नहीं करते। हालांकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में ये बहुत अच्छा समझा जाता है कि आंख में आंख डाल करके बात करें, यानी कि आप बात समझ रहे हो, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। पर भारतीय सभ्यता में शुरू में ऐसा नहीं था, आप गलत कहे या सही कहे, था क्या वो बताना मेरा कर्तव्य है। तो क्योंकि वो वही सच है, आप जो माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो था वो था। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे ये है बच्चों की, मतलब नजर नीचे करके बातें की जाती थी। मतलब आप एक सेकंड के लिए देख लो, जैसे मैं इस कैमरा को देख रहा हूँ, फिर मतलब मैं, हाँ मैं बात समझ रहा हूँ, सुनूंगा, फिर मैं थोड़ा देखूंगा, फिर नीचे करूंगा, तो आंखें गड़ाए करके मटर गश्ती नहीं करनी है वहां पर, ठीक है। तो ये परंपरा थी। तो उस समय भारत में भी ये घूंघट की परंपरा थी कि बड़े बुजुर्गों के सामने या सिर्फ मेहमानों के सामने आप घूंघट रखते थे। तो ये अब ये जो शहरी बाबू आए हैं, इनकी पत्नी के लिए तो ये मेहमान नहीं है क्योंकि इनके पति है, पर गांव की बाकी औरतों के लिए तो मेहमान है ना। तो वो अपने घूंघट नीचे नहीं करती थी, घूंघट रखती थी और थोड़ी सी तिरछी नजर से जो है उनको देख लेती थी, ठीक है। बाकी चितवन उठाए, इनकी बाकी लोग जो है वो तिरछी नजर से इन शहरी बाबू को, अपने हीरो को देखते थे। और नदी, यानी कि अब बाकी चितवन उठाए, यानी कि बाकी लोग जो हैं, बाकी गांव की लड़कियां वो घूंघट रखेंगी, क्योंकि ये उनके लिए, ये उनका पति थोड़ी है, ये तो एक पराया मर्दी है। तो वो घूंघट रख के तिरछी नजर से देखती थी। नदी यानी कि वो लड़की जिसकी शादी हुई है इस लड़के से, वो ठिठकी, वो खुश हो जाती है, ठीक है। और उसका भी घूंघट जो है वो सरक जाता है, क्योंकि अब ये उसका पति जो है उसको लेने आ रहा है, ठीक है। और घूंघट सरकता है देखने के लिए भी, क्योंकि वो भी देखना चाहती है कि कैसा दिखता है, कहाँ पहुंचा अभी तक, ठीक है। अब इस पूरी लाइन का, पैराग्राफ का मतलब मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए। पेड़ यानी कि गांव के लोग, ठीक है। अब बात, तेज हवाएं चलती है तो पेड़ भी हिलते हैं, तो पेड़ जो है वो झुक करके या फिर ऐसे झांकने लगे, गर्दन उचका कर, गर्दन उचकाना है कि गर्दन उठा करके ऐसे देखने लगे। आगे अगर बहुत सारे लोग हैं तो, या तो अगर ऊंचाई पर है, जैसे पहली मंजिल पर है, दूसरी मंजिल पर है, उस समय भी मकान होते हैं उनके गांव में, जैसे झुक करके देखने लगे कि कौन आ गया, कौन आ गया। तो पेड़ यानी कि गांव के लोग जो देखना चाहते हैं शहरी बाबू को या फिर बादलों को, ठीक है। आंधी चली, बादल यानी कि जो अपने शहरी बाबू है। फिर से देख लो हीरो का फोटो, ये अपने शहरी बाबू है, ठीक है। आंधी चली, धूल भागी, घाघरा उठाए। आंधी चली यानी कि तेज हवा चली, धूल भागी, घाघरा उठाए, यानी कि यहाँ पे इस बच्ची की बात की जा रही है, ठीक है। ये बच्ची जो है, जब तेज हवा चलती है, आंधी चली यानी कि वही ना, तेज हवा चलती है, तो धूल एक पैटर्न में उड़ती है, तो वो पैटर्न जो है वो घाघरे के डिजाइन के जैसा लग रहा है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि लड़की जो है घाघरा उठा करके, कि उसको तेज भागना है, वो भाग रही है और गांव वालों को आगे आगे सूचना दे रही है बाकी बच्चों के साथ, कि अपने जमाई जमाई राजा नहीं कह सकते, अपने दामाद बाबू जो है आ गए, ठीक है। बाकी चितवन उठा, कि बाकी लोग जो है गांव के, वो मतलब घूंघट है उनका, पर थोड़ा सा घूंघट उठा करके सरका के, तिरछी नजर से, सीधा तो नहीं देख सकते ना, थोड़ा लाज शर्म होती है, तो तिरछी नजर से बाकी औरतें देख रही हैं। नदी यानी कि अपने हीरो की जो हीरोइन है, जो पत्नी है, वो ठिठकी, वो खुश हो गई, क्योंकि अब उसका पति उसे लेने आया है, उसके भी घूंघट सर के, प्लस बाकी लोगों के भी घूंघट जो है वो सर के, ठीक है। बाकी चितवन का मतलब यही होता है, तिरछी नजर से देखना, बाकी लोग तिरछी नजर से देख रहे हैं, और जिसकी पत्नी है वो ठिठक उठी, खुश हो गई, और उसके घूंघट सर के, वो भी उसको देखना चाहती है। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, कि मेघ जो है बड़े बंठन के सवर के अब यहाँ पर आए हैं। इसका एक रीजन और है, नदी ठिठकी, की बारिश के मौसम में नदी क्यों खुश होती है, उस लड़की की तुलना, जिसका पति उसे लेने आ रहा है, उसकी तुलना नदी से क्यों गई है, की गई है। जैसे अगर मैं इमेज आपको वापस बताऊं, कि गर्मियों के मौसम में नदी काफी ज्यादा सूख जाती है, तो नदी का खुश होना स्वाभाविक है, क्योंकि बारिश आएगी तो नदी फिर से भर जाएगी, ठीक है। मतलब कभी ने कंपैरिजन भी सोच समझ कर किया है, ऐसे नहीं है कि किसी का कंपैरिजन किसी से कर दिया है।
ये मैं आपको पूरा मीनिंग बता चुका हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की। बूढ़े पीपल यानी कि जो बूढ़ा पीपल पेड़ है, यानी कि गांव में तो काफी बूढ़े लोग होंगे, उनमें भी एक सबसे बुजुर्ग शख्स होगा, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। उसकी तुलना पीपल से क्यों की गई? सर आपने हमको ये तो बता दिया कि आंधी चली धूल उठी घाघरा उठाया, है ना, कि मतलब आपने ये तो बता दिया कि वो जो लड़की है वो घाघरा उठा करके भाग रही है ना। तो मैंने सारी चीजें बता दी ना यहाँ पे। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, तो आपने बता दिया कि जब हवा चलती है, आंधी चलती है, तो धूल एक पैटर्न में उड़ती है और वो पैटर्न घाघरा के डिजाइन जैसा लग रहा है। तो इसका रीजन हमको समझ में आ रहा है कि धूल की तुलना उस लड़की के साथ की गई है जो घाघरा उठा करके भाग रही है। ऐसे भी लड़की को तेज भागना है। आपने ये भी बता दिया कि नदी की तुलना उस बेटी के साथ क्यों की गई है जिसका पति उसे लेने आया है, क्योंकि नदी भी खुश हो जाती है बारिश को देख करके कि अब वो सूख गई थी, अब भर जाएगी, और वो लड़की भी खुश है कि उसका पति उसको लेने आ जाएगा। पर पीपल के साथ तुलना क्यों की गई है? पीपल के साथ तुलना इसलिए की गई है क्योंकि पीपल का पेड़ जो है उसे दीर्घायु पेड़ माना जाता है। स्वयं भगवान विष्णु का वास उसमें होता है, 24 घंटे नहीं। तो उस पेड़ में उनका वास होता है। तो मतलब ये बहुत बुजुर्ग, ऐसा माना जाता है कि इस पेड़ की बहुत ज्यादा आयु होती है। दो पेड़ होते हैं, एक पीपल का पेड़, उसके बाद एक बरगद का पेड़। इन दोनों पेड़ों की आयु बहुत लंबी होती है अगर आप इन्हें किसी तरीके का चोट ना पहुंचाए और इन्हें सही समय पर पौष्टिक या पोषण जो है मिलता रहे, मिट्टी से और पानी मिलता रहे, तो ये पेड़ काफी लंबा जी सकते हैं। इसलिए बूढ़े पीपल ने, यानी कि पीपल की तुलना जो की है बूढ़े शख्स से की गई है। उसने आगे आकर जोहार की, यानी कि उसने आगे आकर के स्वागत किया अपने शहरी बाबू का। ठीक है, ये गांव के मुखिया होंगे या हो सकता है कि इनकी पत्नी के ही पिता होंगे, कोई भी हो सकता है। एक बूढ़े शख्स ने आगे आके जोहार की, अपने दामाद राजा का स्वागत किया। आगे समझते हैं। ये भूल भुलैया मूवी का एक स्क्रीनशॉट है। कोई और सही इमेज दिख ही नहीं रही थी, पर ठीक है। बरस बाद, भूल भुलैया बहुत अच्छी मूवी है ऐसे। बरस बाद सुधी लिनही, बोली अकुलाई लता ओठी के वार की, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। बरस बाद सुधी लिनी, यानी कि ये जो लड़की है, मानो यही वो लड़की है, ठीक है, जिसकी शादी हुई है। ठीक है, कहाँ से, कहाँ गए हीरो, हाँ इस हीरो से लगता नहीं है पर हो सकती है। समझो पोएम में किस तरीके से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने कहा है कि लड़की जो है, अब वो जो है वो ध्यान से समझना हुआ क्या है। वो ये बोलती है कि बरस बाद सुधी लीनी, जो पहली लाइन है कि एक बरस बाद तुम्हें मेरी याद आई। बारिश का मौसम साल में एक ही बार आता है, ठीक है, एक बार आके जा चुका है। अब बारिश का मौसम दोबारा आ रहा है तो अगले साल ही आएगा ना, एक ही साल में दो बार कैसे आएगा? बारिश का मौसम अब आ रहा है तो मतलब पिछली बार कब आया था? पिछले साल। तो अब बारिश के मौसम के आने की तुलना गांव में अपने दामाद बाबू के आने से की गई है। तो दामाद बाबू अभी आए हैं तो पिछली बार कब आए होंगे? पिछले साल। क्योंकि अब अगर इस बार दामाद बाबू की तुलना बारिश के मौसम से की गई है तो पिछली बार भी बारिश के मौसम से की गई होगी। तो यानी कि आखिरी बार दामाद बाबू अपनी माशुका को गांव में अपने पिता और मतलब अपनी ससुर जी के, यानी कि लड़की के घर पे एक साल पहले छोड़ के गए थे और अब आ रहे हैं एक साल बाद। ठीक है, बरस बाद सुधी सुधी लिनी, तो लड़की यही सोचती है कि एक बरस, एक साल बाद तुम्हें मेरी याद है, इतना टाइम लग गया तुमको वापस आने में। बोली अकुलाई लता ओठी की वार की। अब ध्यान से समझो प्रकृति के दृष्टिकोण से क्या हो रहा है कि जब तेज हवा चलती है ना, तो जो पीपल का पेड़ है जिसका हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, अब तेज हवा चल रही है तो ये बूढ़ा पीपल जो है, ये तो वो बुजुर्ग है जो स्वागत कर रहा है। ठीक है, हो सकता है ये इसी लड़की का, कहाँ गया इमेज यार, हाँ इसी लड़की का पिता हो। अब जब तेज हवा चलती है ना तो ये जो पत्ते हैं, यानी कि जो बूढ़ा पीपल है उसकी पत्तियां उससे तेजी से चिपक जाती हैं। ठीक है, क्योंकि तेज हवा चल रही है और पत्तियां गीली भी हो चुकी है। बोली अकुलाई लता ओठी किवार की मतलब जैसे एक पत्ती जो है पेड़ से चिपक जाती है हवा की वजह से और बारिश में गीली होने की वजह से, उसी तरीके से ये जो लड़की है ये किवार यानी कि दरवाजे पे चिपक गई है। ठीक है, दरवाजे को इसने कस के पकड़ा है। ठीक है, कि दरवाजा बंद रहना चाहिए और खाली मुंडी निकाल करके, जैसे इसमें ये दिख रही है वैसा देख रही है। पूरा अगर दरवाजा छोड़ देंगी, दरवाजा खोल देंगी तो हर कोई इनको देख पाएगा। और गांव में थोड़ा लज्जा होती है कि औरतें जो हैं ऐसे ही सबके सामने बाहर नहीं आती। तो वो उन्होंने पकड़ के रखा है दरवाजा और साइड से देख रही है, झांक रही है, अपने पति को देखने की कोशिश कर रही है।
और वो मनी मन ये सोच रही है कि बरस बरस बाद सुधी लीनी, यानी कि 1 साल बाद तुम्हें मेरी याद आई। तीसरी लाइन क्या है? हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। अब उस समय गांव में परंपरा ऐसी थी, परात यानी कि होता है बहुत बड़ी थाली, बहुत बड़ी नहीं कह सकते, मतलब अच्छी खासी एक बड़ी थाली होती है, उसको हम परात कहते हैं। हलवाइयों के यहाँ या आम घरों में भी आपको कभी कभी देखने के लिए मिल जाएगी। अब उस समय पुराने जमाने में ऐसा होता था कि ज्यादातर लोग पैदल ही यात्रा करते थे, तो मतलब धूल मिट्टी होती थी, चप्पल पहने फिर भी पैर गंदा होगा, कभी पाँव छिल भी सकते हैं, तो लोग एक दूसरे के पाँव धुलवाते थे, ठीक है। द्वार खड़ो दुज दुर्बर एक जैसे कि मतलब श्री कृष्ण से मिलने जब सुदामा जी जाते हैं तो वो भी पैदल जाते हैं, तो आपने सुना होगा, आपको शायद पुराने क्लासेस में कविता भी थी इसके ऊपर कि श्री कृष्ण भी सुदामा जी के पांव धुलाते हैं। तो भारत में अपने अतिथि देवो भव, उनके पांव धुलाने की परंपरा है, क्योंकि लोग पहले पैदल ही ट्रैवल करते थे, आजकल तो गाड़ियों से ट्रैवल करते हैं, पर फिर भी आजकल पांव धुला दिया जाता है। वो बड़ी थाली में उसमें पानी भर के लाएंगे, ये तो बाल्टी है पर गलत इमेज है, ठीक है। बाल्टी में कोई पाँव नहीं धुलाएगा, डूब ही जाएगा उसमें। थाली लेकर के आते हैं बड़ी सी, उसमें पानी होता है, उसमें पाँव रखने बोलते हैं और थोड़ा सा मल करके पाँव जो है वो धो देते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे थकान जो है, थकावट जो है मिट जाती है। तो हरसाया ताल लाया, हरसाया ताल यानी कि तालाब जो है, हरसाया खुश हुआ तालाब जो है वो पानी भर के लाता है, ठीक है। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, ताल यानी कि तालाब। अब तालाब भी बहुत खुश है, नदी भी खुश है बारिश के आने से। क्यों? क्योंकि बारिश है तो मतलब अब वो सूख गई है तो भी भर गई है, भर जाएगी। प्लस तालाब भी खुश है कि वो भी थोड़ा सूख गया होगा, वो भी भर जाएगा, है ना। तो तालाब और नदी दोनों खुश है, क्योंकि दोनों बारिश में वापस उनमें पानी आ जाएगा, क्योंकि तालाब भी वाटर बॉडी है, नदी भी वाटर बॉडी है, तो दोनों खुश है। तो हरसाया ताल की मानो जो जो रिश्तेदार जो है, जो वो खुश होकर के वो परात लेकर के आता है पाँव धुलवाने के लिए, उसकी तुलना जो है वो तालाब से की गई है, कि वो खुश होकर के आए पाँव धुलवाने के लिए, कि मतलब वो बहुत खुश है कि मेरे मतलब ये जो आए हैं हीरो अपनी हीरोइन को लेने के लिए। और वो उसकी तुलना तालाब से की गई है, क्योंकि वो भी खुश है हीरो को देख करके, और तालाब भी खुश होता है बादल को देख करके, नदी भी खुश होती है बादल को देख करके। नदी की तुलना जो है हीरोइन से की गई है, ठीक है, पत्नी से। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़ के जुहार की, वापस पूरे स्टैंजा का मतलब बताता हूँ। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुनी सुधी लिनी, यानी कि 1 बरस बाद तुम्हें याद आई। बोली अकुलाई लता ओठ हो की वार की, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये जो लाइन है ना, बरस बाद सुधी लीनी, ये बूढ़े शख्स ने नहीं कही है, ये बोली अकुलाई लता ओठ की मतलब ये जो लाइन है ना, बरस बाद सुधी लीनी, ये मतलब हमारे बुजुर्ग ने नहीं कही है। ये लाइन जो है ये किसने कही है? उस लड़के की, यानी कि अपने जो हीरो है, ये जो हीरो है इसकी पत्नी ने ये लाइन कही है, ठीक है। ये ठीक है, उसने ये लाइन कही, बुजुर्ग ने खाली आगे आकर के क्या किया? जोहार की, यानी कि स्वागत किया, आओ आ जाइए आ जाइए। और जो लता यानी कि जो लड़की है, ठीक है, उसने क्या कहा इसके पीछे से कि तुम्हें 1 साल बाद मेरी याद आई। और वो जो है दरवाजे से ऐसी चिपकी हुई है जैसे एक पत्ती जो है वो पेड़ से चिपक जाती है बारिश के मौसम में, हवा की वजह से और गीले होने की वजह से। क्यों चिपकी है? दरवाजा खोल नहीं सकती क्यों, बाकी लोग इसे देख लेंगे, ठीक है। हरसाया ताल की वो रिश्तेदार जो बहुत खुश है, उसे तालाब कहा गया है क्योंकि तालाब भी बहुत खुश होते हैं बादल को देख करके। वो परात में पानी भर के लेके आता है बड़ी सी थाली में अपने हीरो के पाँव धुलाने के लिए। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो कांट खुल गई भरम की। क्षितिज का मतलब होता है वो सीमा जहां पे, माफ कीजिए, क्षितिज का मतलब होता है वो सीमा जहां पे धरती और आकाश मिलते हुए से नजर आते हैं। कि आपको ऐसा लगता है सैंडविच है साला, मतलब ऐसे ओवरलैप हो गया है, ठीक है, कि मतलब ऐसे आकाश भी है और धरती भी है, दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर नजर आते हैं। कि जहां तक आपकी नजर जा सकती है, अगर आसपास बिल्डिंग नहीं है, ओपन फील्ड में देखोगे तो एक जगह आपको लगेगा कि आसमान और धरती मिल गए हैं, पर वो जगह कभी है नहीं। तो क्षितिज का मतलब होता है जहां आकाश धरती मिलती है। अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। यहाँ पे किस चीज के लिए क्षमा मांगी जा रही है? क्षमा यानी कि माफी, भरम की यानी कि एक गलत फहमी जो थी वो गलत फहमी दूर हो गई है और उसकी माफी मांगी जा रही है, ठीक है। गलत फहमी किसकी थी वो आपको अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, दामिनी यानी कि बिजली की बात हो रही है, दमकी यानी कि चमकना, कि बिजली जो है वो बहुत तेजी से चमकने लगी, ठीक है।
और बिजली चमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई, कि लड़की को कहीं ना कहीं संदेह था कि मेरा पति जो है वो वापस मुझे लेने आएगा या नहीं, मतलब उसको अंदर से पता था कि शादी की है तो आना ही पड़ेगा, लेकिन उसको कहीं ना कहीं डाउट होने लगा था, यार कब आएगा कब आएगा। उसका जो संदेह था वो दूर हो गया। कैसे दूर हो गया आप समझो, प्रकृति के दृष्टिकोण से जब बारिश का मौसम होता है तो बिजली चमकती है। कई बार वो आपने कहावत सुनी होगी ना कि कुछ मेघ जो है वो गरजते हैं पर बरसते नहीं है, ठीक है। तो कुछ बादल ऐसे होते हैं जो आते हैं, घने हैं, थोड़ी बहुत आवाज आएगी पर बारिश नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बादल आते हैं ना बारिश के मौसम में भी, तो भी कई लोगों को लगता है बादल तो आ गए हैं लेकिन शायद बारिश नहीं होगी। लेकिन जब बिजली चमकती है तो 100% बारिश होती है। तो ये जब दूल्हा आता है अपनी दुल्हन को लेने के लिए, तो दुल्हन वो बिजली चमकने जैसा है कि दुल्हन के मन में जो थोड़ा बहुत डाउट था, जैसे गांव वालों के मन में बादल देख के कभी कभी डाउट होता होगा कि बारिश होगी या नहीं, पर बिजली चमकती है, नाउ दे 100% श्योर की बारिश होगी। उसी तरीके से लड़की के मन में भी डाउट था कि पता नहीं कब आएगा, 1 साल हो गया आएंगे ना, तो उसका डाउट भी एकदम से क्लियर हो गया क्योंकि ये बिजली चमक गई, यानी कि हीरो जो है वो आ गया हीरोइन को लेने के लिए। अब उसका डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो गया। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। अब लड़की थोड़ी शर्मिंदा है, वो बोलती कि मुझे क्षमा करो, मुझे मुझे तुम्हें शक नहीं करना चाहिए था। मन ही मन वो ये बोल रही है, मेरे भरम की यानी कि मेरा जो भ्रम था कि शायद तुम मुझे भूल गए हो, भूल चुके हो, वो टूट गया क्योंकि अब तुम मुझे वापस लेने आ गए हो, ठीक है। बांध टूटा झरझर मिलन के भी ऑलमोस्ट लास्ट लाइन्स है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु डर के, कि लड़की ने अपने आंसू रोक रखे थे, लेकिन अब जैसे बांध यानी कि डैम, बांध टूटता है तो नदी का पानी बहता है ना, तो उसकी भी आंसू निकल आते हैं अपने पति को देख करके। वो अब तक उससे मिली नहीं है, दूर से ही देख रही है, और जब पति घर के अंदर आता है थोड़ा, तो उसको देख करके उसके आंसू जो है वो निकल आते हैं, ठीक है। यही था इस पूरी पोयम का मीनिंग, ठीक है। मैं आपको लास्ट स्टैंजा फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। कहाँ थे, हाँ यही जो लास्ट की कुछ लाइन है। क्षितिज जटारी गहराई दामिनी दमकी, दामिनी दमकी यानी कि बिजली चमकी, कि जैसे जब बादलों के साथ बिजली चमकती है तो हम श्योर हो जाते हैं कि बारिश होने ही वाली है। उसी तरीके से जब लड़का आता है तो लड़की भी श्योर हो जाती है, उसके मन का सारा डाउट संदेह मिट जाता है कि शायद लड़का मेरे को, मेरा पति मेरे को भूल चुका है। तो वो खुश हो जाती है, वो मन ही मन अपने पति से क्षमा मांगती है कि मैंने आप पर शक किया, ये बात सच है कि आपको देर हुई पर आप मुझे भूले नहीं है, और मेरा ये जो भ्रम था कि कदाचित आप मुझे भूल चुके हो, वो भ्रम जो है खुल गया। उसकी उस भ्रम की क्या था, उस भ्रम की गांठ जो है वो खुल गई। उसके बाद जब वो लड़का अपनी पत्नी से मिलता है तो उसे देख करके लड़की के जो संयम का बांध जो है वो टूट जाता है, और उसके आंसू जो है मिलन के वो निकलने लगते हैं, ठीक है। चलो लास्ट वाला मैं पढ़ देता हूँ। कवि कहता है कि मेहमान के आने पर उसकी पत्नी के चेहरे पर छाई उदासी दूर हो गई और उसका चेहरा चमक उठा बिजली की तरह। इसका भी एक रिलेशन है कि जैसे बिजली चमकती है ना, तो एक रिलेशन तो ये कि बिजली चमकती है तो आप श्योर हो कि बारिश होने वाली है, प्लस बिजली में चमक भी होती है, तो उस लड़की का चेहरा भी चमक उठा क्योंकि वो 1 साल बाद अपने पति को देखकर बहुत खुश है। अब उसके गांव वापस ना आने की, इस वक्त हम यहाँ पर है जहां मैं माउस पॉइंट कर रहा हूँ, अब उसके गांव वापस ना आने की शंका दूर हो गई है। पत्नी ने, यानी कि जो थोड़ा बहुत डाउट था वो गांव वापस आएगा या नहीं, मुझे भूल तो नहीं गया, वो दूर हो गया। पत्नी ने ऐसे विचार मन में रखने के कारण क्षमा याचना की। अब सप्र का बांध टूट गया और दोनों का मिलन हो गया, तो खुशी के आंसू जो है वो आ गए, ठीक है। और बादल फिर आपस में टकराने लगते हैं, मूसलाधार बारिश होती है और फिर सबका मन जो है शांत और तृप्त हो जाता है। जैसे जो गर्म धरती है, जब उस पर पानी गिरता है तो धरती तृप्त हो जाती है, उसी तरीके से हीरो हीरोइन, उनकी माशूका, उनका पूरा परिवार सब जो है खुश हो जाते हैं। तो आशीर्वाद लो, और इस वीडियो के ऊपर जो भी रिस्पॉन्स होगा, ऐसे तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो उस हिसाब से, ऐसे मैंने रिसेंटली काफ़ी स्टार्ट किया है एक्टिव रहना, तो कमेंट करके बताना, और फिर खुश रहो फिर।